नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। हिंदी की क्लास होगी आज की। ज़्यादा नहीं, आपको एक या दो क्लास एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि मैराथन क्लास आपको कराई जाएगी। और ये मैराथन क्लास बहुत लंबी लंबी नहीं होगी। आपको 40 से 45 मिनट की ये क्लास दी जाएगी आपको। और ये मेरा पूरा का पूरा बिलीव है, विश्वास है कि अगर आप ये क्लास देख करके जाएंगे तो आपके पेपर में इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। आप इस क्लास को कर लीजिएगा और बाकी आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ाया जाएगा आप उसको पढ़ करके जाएंगे अच्छे से, तो आप अपने डीएलएड में अच्छे से मार्क्स कर करके आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ साझा करिए। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। हमारा क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ध्वनि किसे कहते हैं। कह रहा है कि जो ध्वनि होती है वो किसे कहा जाता है। तो मनुष्य के भाव, विचार तथा अनुभव के आदान प्रदान करने का माध्यम जो होता है उसे भाषा कहते हैं। कह रहा है कि जो मनुष्य के भाव या विचार तथा अनुभव को जो आदान प्रदान करता है, इनका जो माध्यम होता है वही आपका क्या होता है, भाषा कहलाता है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो कह रहा है कि जो मनुष्य के अंदर की जो भाव, विचार तथा अनुभव होता है, जो एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को भाषा कहा जाता है। और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना क्या है, सर्वथा असंभव है। तो आप चाहो तो इतना लिख लेना, या तो आप चाहो तो ये लिख सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई ध्वनि है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं। जो कह रहा है कि स्वर होते हैं वो किसे कहते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के हो। यानी जो स्वर होता है वो एक प्रकार से स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जो उनका उच्चारण होता है वो किसी भी चीजों की जरूरत उनको नहीं पड़ती है। इनके उच्चारण में किसी व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है। वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। यानी स्वर की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है, 11 होती है। और जो स्वर होते हैं एक प्रकार से ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इनकी जो उच्चारण होती है वो बिना किसी के व्यंजन के सहायता की होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यंजन क्या है। कह रहा है कि जो व्यंजन होता है वो क्या होता है। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। जो व्यंजन होते हैं, जो पहले देखो, जो स्वर होते हैं वो किसी की जरूरत के बिना ही अपने उच्चारण करवा लेते हैं, परंतु जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता पड़ती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 33। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है उष्ण या संघर्षी व्यंजन, और तीसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है, व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन के बारे में जैसे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन। क्या लिखा हुआ है, स्पर्श। ये जो कि 27 होते हैं। कितने होते हैं, 27। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध, न प फ ब भ म, अंग और ढ। ये जो होते हैं ड और ढ, ये जो होते हैं ये आपका 27 वर्ड जो होते हैं ये स्पर्श होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन जो हमारा होता है वो होता है य, र, ल, व, जो जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आप याद करके रखिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपसे पूछा जा सकता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, लिखिए। क्योंकि छोटे छोटे ही प्रश्न आपको दिए जाएंगे डीएलएड में, बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि एक घंटे में आपको 25 प्रश्न करके वहां से हटना होता है और आपको सारे प्रश्नों को अटेंड करना होता है। वहां पर कोई भी प्रश्न छोड़ने जैसा नहीं दिया रहता है। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसमें व्यंजन जो होते हैं वो स, स और ह होते हैं, ये भी 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो होता है वो छ, त्र, ज्ञ और श्र जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक, तो आप देखोगे स्पर्श व्यंजन 27, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो अंतस्थ में य, र, ल और व आएगा, जबकि उसमें में जो होता है वो सिटी वाला स होता है, पेट फार स होता है, सादा स होता है और क्या होता है, ह होता है। संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ और क्या होता है, श्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं हम मित्रों। स्पर्श व्यंजन क्या कह रहा है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, तो आप देखोगे स्पर्श व्यंजन में क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, मुख या किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। आप देखोगे बोलते टाइम पर हमारे मुंह या जीभ या ओष्ठ या दंत ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनको टच करके निकलते हैं। तो उसी वर्डों को, उन्हीं व्यंजनों को जो उच्चारण करते हैं वो वही व्यंजन हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं।
स्पर्शी वर्ग जैसे हमारे पास क्या है, क ख ग घ अंग, ये जो होता है ये क वर्ग होता है। क्या होता है, क वर्ग होता है। और च छ ज झ ञ जो होता है ये च वर्ग होते हैं। आप देखोगे वर्ग का मतलब ये होता है कि ये क वर्ग से स्टार्ट हो जाएगा, ये च वर्ग से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, ये क हो जाएगा, ये च हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, जैसे ये ट वर्ग हो गया, ट ठ ड ढ अड़ वर्ग जो हो गए, ये ट वर्ग के हो गए। फिर उसके बाद त वर्ग आएगा, त थ द ध न। फिर उसके बाद प वर्ग आएगा, प फ ब भ म। तो हमारे पास क्या होते हैं कि 1 2 3 4 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। क वर्ग पहला, फिर च वर्ग, फिर क्या होगा आपके पास फिर दूसरा तीसरा होगा ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ऐसे ही हमारे पास क्या है, इस वर्ग होते हैं जो कि ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब क वर्ग जो होता है उसमें 5 संख्या, च वर्ग में भी कितने 5, और ट वर्ग में भी कितने 5। तो ऐसे ही सारे वर्गों में कितने उच्चारण के शब्द होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतस्थ व्यंजन कह रहा है कि जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो कौन होता है, तो उच्चारण के समय मुंह के अंदर ही रह जाने वाले तथा अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य र ल और व। जैसे देखो स्पर्श व्यंजन क्या होती है, जब हम स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे जीभ, ओष्ठ, दंत या किसी न किसी भागों को छू करके बाहर निकलती है, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जबकि अंतस्थ व्यंजन ये होता है कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वो मुंह के अंदर ही रहते हैं, मतलब मुंह के अंदर ही उनका अंतःकरण में ही उच्चारण हो जाता है। तो ऐसे व्यंजन को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे य र ल व, ये ऐसे व्यंजन हैं जो मुंह के अंदर ही अंतःकरण में उच्चारित हो जाते हैं, इसीलिए ये व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन क्या होता है। कह रहा है कि जो ऊष्म व्यंजन होता है वो क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म का मतलब ही होता है हवा, ऊष्म का मतलब क्या होता है, हवा, जिसे ऊष्मा कहते हैं ना। तो इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जब इनकी ध्वनि निकलती है तो क्या होती है कि इनमें मतलब एक विशेष प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक विशेष प्रकार से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए इस व्यंजन को क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे स स स ह, ये व्यंजन ऐसे हैं कि इन व्यंजनों का उच्चारण के लिए एक विशेष प्रकार की जो ऊष्मा होती है वो हमारे मुख से निकलती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती हैं। कितने व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए जो व्यंजन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये देख लो यहाँ पर, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन है हमारे। ये कौन सा व्यंजन है हमारे, संयुक्त। आप यहाँ जो व्यंजन देखे थे यही संयुक्त व्यंजन आप यहाँ पर देखे थे, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, जैसे छ त्र ज्ञ, तो क आधा क और प्लस स से, पेट फाड़ स से जो बनता है वो क्या हो जाता है, छ बनता है। त्र से जो होता है वो आधा त और र जो होता है वो त्र बनता है। फिर ज्ञ जो होता है वो ज और ञ से क्या बनता है, ज्ञ। और स्र जो होता है वो पेट फाड़ स आधा स जो होता है, और र, इससे क्या बनता है, स्र। जैसे ये अक्षय, क्षत्रिय, रक्षक, मित्र, और इसका त्र से मित्र, छात्र, त्रिशूल आदि जैसे एग्जाम्पल आपके पास दिए जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो छ होता है ये छ कौन कौन से स्वरों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको आता है तो आप लिख जाएंगे तो आप एक का जो एक नंबर है वो पक जाता है। इसलिए इन चारों को तो बड़े ही इंपॉर्टेंट फ्रेम में याद करके रख लेना कि ये आपके क्वेश्चन पेपर में आना तय है, 110% आना तय है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं। स्वर के प्रकार, कह रहा है कि स्वर के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है ह्रस्व स्वर। जिस अक्षर का उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ। ह्रस्व स्वर एक ऐसा स्वर होता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण के लिए क्या होता है, बहुत ही कम समय लगता है। यानी ये एक प्रकार से कह दिया जाए तो ये बिना मात्रा के उच्चार स्वर होते हैं, बिना ही मात्रा के ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। इसलिए इनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है और ऐसे स्वर को क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ ई और उ। दीर्घ स्वर हमारे पास क्या होते हैं, जिसके उच्चारण में एक मात्रा से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ। एक बात ध्यान में रखना, ह्रस्व स्वर जो होता है वो एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। कितने मात्रा वाले स्वर होते हैं, एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। परंतु जो दीर्घ स्वर वाला होता है ये एक मात्रा से दोगुने का समय लेता है।
एक मात्रा से कितने का समय लेता है उच्चारण करने में, दुगने का समय लेता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ मतलब ये अ में तो एक मात्रा लगा है तो इसलिए वो ह्रस्व स्वर है, लेकिन आ होने से एक मात्रा और एक्स्ट्रा लग जाता है, इसलिए ये दुगना समय ले रहा है। बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारी संख्याएं, ये सारे स्वर, ये सारे के सारे ऐसे स्वर हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है इसमें प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर जो होता है इसका उच्चारण में एक मात्रा के 3 गुना समय लगता है। यानी इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है कि एक प्रकार से 3 मात्राएं लगी होती है। जैसे ओम बोलते हो, अन्न बोलते हो, अहा बोलते हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक प्रकार से आपके क्या हो जाते हैं, मतलब ये प्लुत स्वर में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। श्रवण का अर्थ क्या होता है? जो श्रवण होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो भाषाई कौशलों में से श्रवण कौशल, जो श्रवण कौशल होता है, एक महत्वपूर्ण कौशल है। शिशु के जन्म से ही इस कौशल को सीखने का क्रम आरंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो श्रवण कौशल होता है, ये जब बालक जन्म लेता है तभी से इस कौशल का मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो आरंभ हो जाती है। और ये जो श्रवण कौशल होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। श्रवण का मतलब होता है सुनना, श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। तो सुनना भी एक क्या है, कौशल है, और यह कौशल शिशु के जन्म से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। श्रवण कौशल की विधियां कौन कौन सी है? कह रहा है कि श्रवण कौशल की विधियां क्या है। तो पहली बात तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि एक ऐसी विधि होती है जो एक महत्वपूर्ण विधि है। शिक्षक को पढ़ाई गई सामग्री पर कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछने से यह पता चल जाएगा कि छात्र सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। जब टीचर बोल बोलकर पढ़ाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सामने बैठा हुआ विद्यार्थी श्रवण कौशल के जरिए से ही उनके शब्दों को सुन करके क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है। इसलिए अध्यापक को ये चाहिए होता है कि जो उन्होंने पढ़ाया है क्लासरूम में वो बच्चों से पूछे और समझे कि वो मेरे पढ़ाए हुए चीज को अपने श्रवण कौशल के द्वारा इस विषय वस्तु को ग्रहण कर रहा है या फिर नहीं। प्रश्न कक्षा के सभी छात्रों से पूछे जाए। प्रश्न पूछने से छात्र सावधान हो जाते हैं तथा शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जैसे क्या होता है कि टीचर जब प्रश्न उत्तर विधि स्टार्ट करता है अपने क्लासरूम में तो जो बच्चे होते हैं वो एक प्रकार से एक्टिव रहते हैं कि ऐसा ना हो कहीं सर हमसे पूछ लें। जैसे एक क्लास में राम, मोहन, सोहन, मदन आदि व्यक्ति बैठ करके पढ़ रहे हैं तो इसमें से सारे व्यक्ति एक्टिव रहेंगे। ऐसा ना हो कि मदन सोचता हो कि सर अगर अभी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हमारी क्या होगी, एक प्रकार से हम बता नहीं पाएंगे तो सर को लगेगा कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि में सारे के सारे क्लास के बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। और अध्यापक को ये चाहिए भी होता है कि प्रश्नोत्तर विधि प्रणाली अपने क्लासरूम में प्रयोग करते रहना चाहिए समय समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कौशल की विधियां। जो श्रवण कौशल की विधियां होती है वो क्या है, सस्वर वाचन, मतलब वही में से दूसरा क्या है। शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन से छात्र शुद्ध उच्चारण, गति, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र से अनुकरण वाचन कराए। अनुकरण वाचन का मतलब ये होता है, जैसे आपको पता है ना, नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से नकल करना। यानी कि जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को ये चाहिए होता है कि जब वो अपने क्लासरूम में जाए तो स्वच्छ, साफ और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करे और बढ़िया बढ़िया चीजों को बताए। ऐसा ना हो कि गलत चीजों को वहां पर शुरुआत करे। तो जब वो अच्छी अच्छी चीजों को बताता है क्लासरूम में और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करता है तो इससे बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे अनुकरण में लाते हैं, यानी नकल करते हैं उस चीज को बोलने के लिए। तो शिक्षक को भी चाहिए होता है कि वो छात्रों को क्या कराए, अनुकरण वाचन कराए। यानी जैसे वो बोले, जैसे अभी देखो आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो टीचर पहले पढ़ा देते हैं कि बोलो राम पढ़ने जाता है, तो आगे वाला जो जितने भी शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो भी पढ़ते हैं राम पढ़ने जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का अनुकरण वाचन है। जैसा अध्यापक बोलेगा वैसा ही छात्र भी करेगा। तो इससे यह पता चल सकता है कि जो छात्र है वो ध्यान से पाठ्य वस्तु को सुन रहा है या फिर नहीं। जैसे मैंने बताया कि आप पढ़ो, आप बोलो राम पढ़ता है, तो किसी ने नहीं बोला ठीक से, तो मुझे ये समझ में आएगा ना कि उसका ध्यान विषय वस्तु पर है या फिर नहीं। अतः छात्रों द्वारा सस्वर वाचन कराने से उनमें स्वर्ण कौशल का भी विकास किया जा सकता है। जब आप उनसे सस्वर वाचन कराते हैं, जैसा आप बोलोगे वैसा वो भी बोलेगा, तो कौशल विकास का भी क्या होता है, एक प्रकार से विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुत लेख। इसी में क्या है, श्रुत लेख। श्रुत लेख का मतलब क्या होता है, श्रुत लेख आप लोग बहुत लिखे होंगे भी श्रुत लेख को। श्रुत लेखन में शिक्षक किसी गद्यांश आदि को बोलता जाता है और छात्र सुनकर लिखते चलते जाते हैं। जो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेगा वही संपूर्ण सामग्री को शुद्ध शुद्ध लिखेगा तथा उसका कोई अंग भी शेष नहीं छूटेगा। एवं जो छात्र ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा उसके बीच बीच में कुछ शब्दों या वाक्यांश छूट जाएंगे। इस प्रकार भी बालक में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, श्रुत लेख का मतलब ये होता है कि टीचर बोलेगा और शिक्षार्थी या विद्यार्थी को लिखना पड़ेगा। अब विद्यार्थी तभी लिख सकता है
जब अध्यापक के द्वारा बोली गई शब्दों को जो विद्यार्थी सामने बैठा है वो विधिवत ढंग से यानी अच्छे तरीके से अगर सुनने का प्रयास करेगा, तभी टीचर के बोले हुए शब्दों को सुन करके स्पष्ट तरीके से लिखेगा। तो श्रुत लेख भी एक ऐसा मतलब कह दिया जाए कि नियम है जिसमें बालक का कौशल विकास, जो श्रवण कौशल विकास होता है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि जब हम बोलेंगे और विद्यार्थी लिखेगा तो विद्यार्थी को सुनना ही पड़ेगा। ठीक, तो श्रुत लेख से भी क्या हो सकता है, श्रवण कौशल विकास को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो। आप लोग से यही मेरी एक मतलब मैं क्या कहूँ कि आप लोग ये चूक करते हो कि वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आप लोग वीडियो को लाइक करो और वीडियो को साझा करो अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप लोग देखते तो हो लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? कह रहा है कि जो उच्चारण होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो भाषण का शाब्दिक अर्थ है बोलना। भाषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। जैसे कोई नेता, कोई टीचर जब भाषण देता है तो भाषण तभी दिया जा सकता है जब शब्दों को बोला जाएगा। शब्दों को क्या किया जाएगा? बोला जाएगा। तो भाषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भाषण के अंतर्गत संयुक्त ध्वनियों और ध्वनि संयोजकों का उच्चारण आता है। इस प्रकार बोलने से ध्वनि व्यवस्था, बल, गति और विराम को समुचित प्रयोग करना ही उच्चारण है। यानी उच्चारण का मतलब ये होता है कि किसी शब्दों को आप स्वच्छ, स्पष्ट और सही ढंग तरीके से आप बोल रहे हो तो वही आपका क्या होता है? उच्चारण होता है। ठीक, इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि मैं जैसा आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वैसे ही लिखो। आप अपने पास शब्दों के भंडार को एकत्रित कीजिए, आप अपने शब्दों में आंसर को लिखिए। बस आपको यहाँ पढ़ना है और चीजों को क्या करना है? समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने हम चलते हैं। उच्चारण दोष के कारण क्या है? कह रहा है कि जो उच्चारण दोष होते हैं उनके कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहली कारण ये है कि जीभ दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुख में काट देना। यानी कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उच्चारण करने लगते हैं तो वो अपने जीभ को दबा लेते हैं, जिससे उनके वर्णों को क्या हो जाता है? उनके मुख के द्वारा ही क्या हो जाता है? कट जाता है। तो ये एक प्रकार का उच्चारण दोष है। ठीक, नेक्स्ट इसी में वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। अगर आप किसी शब्द को जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो वहां पे वाक दोष अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। कहीं ना कहीं शब्द कुछ ऐसे होंगे जो छूट जाएंगी। और रुक रुक कर भी बोलना, आप अगर रुक रुक कर भी बोल रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का क्या है? उच्चारण दोष है। इसका मतलब ये है ना ही आप ज्यादा जल्दी जल्दी बोलो और ना ही आप क्या करो? ज्यादा रुक रुक कर बोलो। फिर क्या होता है? टुटुला कर और मुंह में बुदबुदा कर बोलना, ये भी आपका एक प्रकार का क्या है? उच्चारण दोष है। वर्णों को नाक के बल बोलना, यानी जब जो नाक के बल बोलते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? उच्चारण दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्चारण सुधार की मुख्य विधियां कौन सी है? जो उच्चारण सुधार होगी उसकी मुख्य विधियां क्या हो सकती हैं? तो उच्चारण सुधार की मुख्य विधियां पहली बात तो परंपरागत तरीके से की जा सकती है और वैज्ञानिक तरीके से की जा सकती है। यानी आप क्या करोगे कि आप शब्दों को बोलने का प्रयास करिए और भाषा प्रयोगशाला में जा करके आप क्या कर सकते हैं? आप अपने शब्दों का क्या कर सकते हैं? उच्चारण जो है उसका सुधार करवा सकते हैं। यानी आप प्रैक्टिस करेंगे वहां पर जाकर के तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पठन वाचन का क्या अर्थ है? कह रहा है कि जो पठन है, पठन का मतलब होता है वाचन। पठन का मतलब क्या होता है? वाचन। इसका क्या अर्थ होता है? तो भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक है और दूसरा क्या है? लिखित है। मौखिक भाषा को बोला जाता है किंतु लिखित भाषा को क्या किया जाता है? लिखित भाषा तो वाचन ही होता है, लिखित भाषा को देखकर बोलना ही क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। यानी वाचन का मतलब होता है बोलना, वचन का मतलब क्या होता है? बोलना। जो ये भाषा होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, एक आप मौखिक रूप में कर सकते हैं और एक आप क्या कर सकते हैं? लिखित रूप में कर सकते हैं। लिखित वाला जो है वो भी आपका वाचन ही है, परंतु लिखे हुए शब्दों को जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं, यही बोल बोल कर बोलना हम शब्दों को ही क्या कहा जाता है? वाचन कहलाता है। ठीक, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है हमारे पास? वाचन के प्रकार बताइए। अभी क्या पूछ रहा है कि वाचन के प्रकार बताइए, और वाचन कौन कौन से होते हैं? लिखित वाचन भी होता है और मौखिक वाचन भी होता है। ठीक, लेकिन हमारे पास वाचन के जो प्रकार होते हैं वो होता है सस्वर वाचन और क्या? मौन वाचन। तो सस्वर वाचन में क्या होता है? पठन या वाचन के दो प्रमुख प्रकार हैं, सस्वर वाचन तथा मौन वाचन। स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहा जाता है। जब हम कोई बात बोलते हैं उसमें स्वर सहित वाचन होता है तो उस वाचन को हम लोग क्या कहते हैं? सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन या पठन मुखर होता है तथा विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ क्या करता है? बोलता भी है। यानी जो सस्वर वाचन होता है जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या करता है? बोलता भी है। हाँ, अब हम लोग मौन वाचन को देख लेते हैं। तो जो मौन वाचन होता है उसमें क्या होता है कि जैसे आप कभी कभी देखो, आप पढ़ते रहते हैं तो दूसरे को डिस्टर्ब ना करने के लिए आप सोचते हैं कि मैंने किताब खोला और किताब खोल करके आप मन मन में ही पढ़ते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मौन वाचन कहा जाता है। तो मौन वाचन में बिना ओठ हिलाए चुपचाप मनन पूर्वक अवधान सहित
पठन किया जाता है, दोनों प्रकार के वाचन में पढ़ने के साथ अर्थबोध की प्रक्रिया साथ साथ गतिशील रहती है। यानी जो सस्वर वाचन होता है उनमें बोल करके पढ़ा जाता है, यानी लिखा जाता है तो, और लिखा के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, बोल करके पढ़ना भी पड़ता है, उसे सस्वर वाचन कहते हैं। और मौन वाचन ऐसा वाचन होता है जिसमें क्या होता है कि आपको अपने मन में ही अध्ययन करना होता है, यानी मनन पूर्वक से आपको पढ़ना पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है, मौन वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? क्या होता है कि आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विद्यार्थियों के द्वारा जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन, हाँ आप उसको भी आदर्श वाचन कह सकते हैं, परंतु वो उनको आदर्श वाचन के कैटेगरी में रखा नहीं जाता है। लेकिन जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा जो भी वाचन किया जाता है वो कैसा वाचन होना चाहिए? आदर्श वाचन होना चाहिए, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों को ध्यान रखते हुए चयन करना चाहिए। यानी कि जब अध्यापक बोले कोई भी बात को तो अपने बातों को, अपने शब्दों को इतना उसको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये शब्द जो है वो विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श बनते हैं। क्या बनते हैं? एक विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनता है, क्योंकि जैसा गुरु बोलेगा वैसे ही विद्यार्थी क्या करेंगे, सीखेंगे, अनुकरण करेंगे। इसलिए शिक्षक द्वारा जो क्लास में बोला जाता है उसी को ही क्या कहा जाता है, आदर्श वाचन कहा जाता है। अनुकरण वाचन हमारे क्या होते हैं? तो अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब एक अध्यापक अपने शब्दों को स्वच्छ, स्पष्ट और बेहतरीन तरीके से बोलेगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। परंतु अनुकरण वाचन वो होता है कि शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों का ही विद्यार्थी क्या करेगा, मनन करेगा, उसके शब्दों को प्रयोग में लाएगा। तो जब उसके शब्दों को प्रयोग में लाएगा तो उसे ही अनुकरण वाचन कहा जाता है। यानी दूसरे के बोले हुए शब्दों को सीख करके उसी तरीके से बोलना, वही क्या कहलाता है, अनुकरण वाचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाचन शिक्षण की विधियां क्या है? जो वाचन शिक्षण होती है उनकी विधियां क्या होती है? तो पहला होता है अक्षर बोध विधि, यानी वाचन शिक्षण जो होता है वो अक्षर बोध विधि से किया जा सकता है। देखो और कहो विधि से, यानी आप देखो और देख करके जो जो शब्द, जो जो चीजें आपको उसमें दिखाई दे रही उन उन सारी चीजों को आप क्या करो, बोल करके कह दो। ये भी आपकी एक प्रकार क्या है, वाचन शिक्षण विधि है। अनुकरण विधि, यानी जो बोला गया है आप उन्हीं सारे शब्दों को सीख करके बोल दो, उसे भी क्या कहते हैं, अनुकरण विधि उसे ही कहते हैं। ये भी एक वाचन शिक्षण में आता है। कहानी विधि भी होता है और सामूहिक पठन विधि भी होता है। समूह में बैठ करके सब लोग पढ़ते हैं तो ये भी एक वाचन शिक्षण विधि होती है, क्योंकि एक दूसरे से क्या किया जाएगा, बोला जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। तो इसमें भी वाचन शिक्षण की क्या होती है, एक प्रकार से विधियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? जो भाषा शिक्षण होते हैं उनके 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो पहला श्रवण हो जाएगा, दूसरा उच्चारण, तीसरा पठन और चौथा क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति। पहले सुना जाएगा, जब आप सुनोगे अच्छे से तभी आप उसका क्या कर पाओगे, उच्चारण अच्छे से करोगे। और उच्चारण आप तब कर पाओगे अच्छे से जब आप उसका क्या करोगे, पढ़ोगे। और पढ़ोगे तब जब आप अभिव्यक्ति में क्या हो जाओगे। तो इसलिए भाषा शिक्षण की 4 प्रमुख कौशल होते हैं। श्रवण होता है, उच्चारण होता है, पठन होता है और क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। लिपि किसे कहते हैं? जो लिपि होता है वो किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, लिपि कहलाती है, सॉरी। जो भाषा, जिस विधि से हम लोग लिखते हैं तो उस विधि को ही, उस लिखने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी जो हम मुख से अपने उच्चारण करते हैं उस ध्वनि का एक प्रकार का चिन्ह है, एक विशिष्ट चिन्ह। जैसे क बोलते हैं हम लोग ना, तो हम लोग क बोलते हैं तो क की एक विशिष्ट चिन्ह ये है। तो यही विशिष्ट चिन्ह लिखना ही क्या है, ये एक प्रकार की लिपि है, ठीक है ना। तो भाषा को लिखने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क हमारा एक प्रकार का लैंग्वेज ही तो है ना, इसी से तो हमारी भाषा की उत्पत्ति हो रही है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार की भाषा की लिखने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किसे कहते हैं? अभी क्या होती है कि देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी आदि भाषाएं जो हैं वो देवनागरी में लिखी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। जो कि हमारी हिंदी है वो किस मतलब लिपि से बिलोंग करती है? तो देवनागरी लिपि से हमारी हिंदी भी बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है? अब देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी किस लिपि से संबंध रखती है, तो आप कहोगे देवनागरी लिपि से।
आपसे पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, तो आप कह सकते हैं कि आरंभिक रूप में ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती थी यह, जो मतलब जब ये पहले पहल जब इसको जानते थे तो ब्राह्मी लिपि के रूप में इसको क्या करते थे, जानते थे। इसका वर्तमान रूप 9वीं 10वीं शताब्दी से मिलने लगता है, यानी जो इसका वर्तमान रूप अभी जो हम लोग पाए हुए हैं ये 9वीं या 10वीं शताब्दी से हम लोग को क्या हो जाती है, मिलने लगती है। भाषा विज्ञान की शब्दावली में यह अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। यह विश्व में प्रचलित सभी लिपियों की अपेक्षा अधिक पूर्णतर है। इसके लिखित और उच्चारित रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्रत्येक ध्वनि संकेत यथावत लिखा जाता है। यानी जो ये एक प्रकार की देवनागरी लिपि है, ये विश्व में मतलब सभी प्रचलित लिपियों में से एक अच्छी लिपि मानी जाती है, क्योंकि ये अधिक पूर्णतर लिपि है। इसमें जो बोला जाता है उसी को लिखा जाता है, यानी बोलने और लिखने में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए एक प्रकार की ये क्या है, पूर्णतर लिपि है। आरंभिक में देवनागरी लिपि का नाम क्या था, तो देवनागरी का नाम आरंभिक में ब्राह्मी लिपि था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो अधिकांश लिपियों की तरह देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके प्रत्येक शब्द के ऊपर एक क्षैतिज रेखा होती है, जिसे शिरोरेखा भी कहा जाता है। यह अक्षर आत्मात्मक लिपि है। शिरोरेखा किसे कहा जाता है, जैसे आप जब ये क बनाते हो ना, जैसे ये बना लिए ना क, तो ये तो लिपि है आपकी, लेकिन इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है ना, जो ये लाइन खींची हुई है, इसी को क्या कहा जाता है, शिरोरेखा कहा जाता है। यानी किसी शब्द के लिखे हुए, किसी अक्षर के लिखे हुए ऊपर जो लाइन खींची रहती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहा जाता है। यानी देवनागरी लिखने में सबसे सहायक जो उसका एक अंग है वो क्या है, शिरोरेखा है। ठीक, शिरोरेखा उसके सिर के ऊपर क्या की जाती है, लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शिरोरेखा किसे कहते हैं, ये लोग यहाँ पर आ भी गया, इसको समझाइए। तो अक्षर का सबसे आवश्यक अंग शिरोरेखा होता है, अतः इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिरोरेखा शब्दों वर्णों के समूह को बांधे रखती है। जो शिरोरेखा होती है, ये शब्द या फिर जो वर्ड होते हैं, जब आप बना लेते हैं शब्द या फिर वर्ड को, तो जब आप इसके ऊपर वो लाइन को, वो शिरोरेखा को खींच लेते हैं, तो ये एक प्रकार से शब्दों के समूह को क्या कर लेता है, बांध करके रख लेता है कि इसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक है, इस शब्द की सीमा। इसलिए शिरोरेखा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। जो वर्ण होते हैं वो बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं, और शिरोरेखा जो होती है वो शब्दों के दोनों तरफ मतलब निकली हुई होनी चाहिए 1/3 भाग में। कितने भाग में, 1/3 भाग में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द जो होता है वो दो वर्डों के मेल से जो बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे क और ल, तो ये दो वर्डों के मेल से एक क्या बन गया, शब्द बन गया ना। तो इसीलिए दो वर्डों के मेल से जो उत्पत्ति होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शब्द के महत्व एवं शब्द का वर्गीकरण कीजिए। कह रहा है कि शब्द के महत्व एवं शब्द को वर्गीकरण करके आप बताइए। तो शब्द भाषा रूपी भवन के लिए ईंटों का काम करते हैं। शब्द से ही वाक्य बनते हैं, तभी वह इष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं। शब्द को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आपको मैं ये बात ये बता दूं कि शब्द जो होते हैं ये एक प्रकार से इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं वर्ड को बनाने में। किसको बनाने में, वर्डों को बनाने में, वाक्यों को बनाने में। जैसे आपके पास भोजन पदार्थ हर एक वस्तुएं आपके पास हो, परंतु आपके पास पकाने के लिए आग ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वर्डों को यानी तैयार नहीं कर सकते शब्दों को। इसलिए बहुत ही जरूरी है इस चीज का हिंदी में। तो क्या होता है कि अर्थ के आधार पर इसका महत्व किया जा सकता है, प्रयोग के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का महत्व होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं हम लोग इसी में। जैसे यहाँ पर आप देख लो शब्द, शब्द के बारे में, जैसे इसका उत्पत्ति जो होता है, इसकी उत्पत्ति जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, ये सब के सब क्या है, इसकी उत्पत्ति है। रचनाएं और बनावट, जैसे रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। अर्थ में सार्थक अर्थ भी निकलते हैं, निरर्थक अर्थ भी निकलते हैं। प्रयोग में सामान्य तरीके से भी प्रयोग करते हैं, तकनीकी तरीके से भी करते हैं, और अर्थ तकनीकी के तरीके से भी करते हैं। व्याकरणिक में विकारी होता है और क्या होता है, अविकारी होता है। देखो आप चीजों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन, रूढ़, यौगिक और क्या, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से, सार्थक और क्या, निरर्थक। प्रयोग के प्रकार से 3, सामान्य, तकनीक और क्या, अर्थ तकनीक। इन सारी चीजों को आप रिकॉल करके रखना, रिमेंबर करके रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है शब्द की उत्पत्ति के या फिर स्रोत कौन कौन है। तो आप क्या बता सकते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, ये जो है ये एक प्रकार के शब्दों की क्या है, उत्पत्ति है। आपसे पूछा जा सकता है कि शब्दों की रचना
कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन सारे शब्दों को आपको क्या करके रखना चाहिए, याद करके रखना चाहिए। और इम्पोर्टेंस है क्योंकि इन सारी चीजों की जरूरत है आपके पेपर में। जैसे अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद क्या है, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है, विलोम शब्द होता है और समरूपी या फिर भिन्नात्मक शब्द होता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकते हैं, 5 प्रकार से। एकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, उसमें एक मतलब कोई भी शब्द आप बोलोगे उसमें से एक ही अर्थ निकलेगा। पर्यायवाची शब्द आप देखते होंगे कई ऐसे शब्द होते हैं, उनके आपको पर्यायवाची निकालने होते हैं, जैसे सूर्य का पर्यायवाची ना, जल का पर्यायवाची। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, जब आप उनके शब्द बता देते हैं तो वो एक प्रकार का पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अनेकार्थी शब्द मतलब एक ही शब्द होगा लेकिन उसके शब्दों के जो अर्थ होंगे वो कैसे हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। विलोम शब्द जो होता है, जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है कि आप उसके विलोम तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप राजा का क्या कर सकते हैं, राजा का रानी कर सकते हैं, ठीक है ना। यस। और समरूपी भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे शब्द होते हैं जो एक प्रकार से क्या होता है कि भिन्न शब्द नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब ओ सॉरी, मतलब वो क्या होते हैं, भिन्नार्थक शब्द होते हैं, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकार्थी शब्द, जैसे इसी में देख ही लेते हैं हम लोग, अभी बता ही देता है। एकार्थी शब्द वह कहलाते हैं जिनका वाच्यार्थ एक ही होता है, जैसे स्थानों का नाम, संज्ञाएं आदि, जैसे सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, जनवरी, हिंदी, अंबाला। ये जो शब्द हैं ये कैसे हैं, एकार्थी हैं, क्योंकि इन शब्दों में अनेक अर्थ आप नहीं निकाल सकते, एक अर्थ से अधिक अर्थ नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या है, आपके एकार्थी शब्द है। मैंने आपको ऊपर भी बताया। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जैसे भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक अर्थ होते हैं, वह शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ पिछला दिन, अगला दिन, शोर, सुंदर आदि। उपचार का अर्थ जैसे इलाज, सेवा, उपाय, ये सब क्या हो सकते हैं, यानी जैसे आप उपचार बोल दें तो उपचार में कई सारे शब्दों का भंडार आ सकता है। जैसे उपचार में इलाज भी होता है, सेवा भी होता है, उपाय भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या होते हैं, आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं। इसी में जैसे समानार्थी शब्द, तो एक अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों का पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द हुआ करते हैं, जैसे आम, आम्र, रसाल, अमृत फल आदि। जैसे आम के ये क्या है, एक प्रकार से समानार्थी शब्द हैं। आम को आम्र भी कह सकते हैं, रसाल भी कह सकते हैं, अमृत फल भी कह सकते हैं। तो ये आम के कैसे शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। समरूपी शब्द, कुछ शब्द उपचार की दृष्टि से इतना मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान बैठते हैं, वो एक प्रकार के कैसे होते हैं, समरूपी शब्द होते हैं। जैसे कि अंश और अंश, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं। तो ये ऊपर वाले अंश का मतलब होता है भाग और नीचे वाले अंश का मतलब क्या होता है, कंधा। लेकिन जब आप बोलोगे तो बोलने से इन शब्दों का पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये एक प्रकार के कैसे शब्द हैं, ये एक प्रकार के समरूपी शब्द हैं, ठीक। रखते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए, क्योंकि आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए, क्योंकि इस परिवार को भी आपका ही सपोर्ट मिलने से ये परिवार आपका बड़ा बन सकता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग इस परिवार को बड़ा करिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे कुछ अपना राय दीजिए कि सर कैसे करना है, कैसा क्या नहीं करना है, क्योंकि आपकी राय की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।